नाज़रीन, हुक्मरानी कोई फूलों की सेज नहीं और यही कुछ सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब बनी 2018 के अंदर और उसके बाद से लेके अब तक मुख्तलिफ चैलेंजेस हुकूमत को दरपेश चले आए हैं। गो के गुज़िश्ता दिनों हुकूमत ने जो मईशत है उसमें बेहतरी के दावे किए, उसमें बेहतरी की रिपोर्ट्स भी जारी की हैं, लेकिन उसी के साथ साथ अब भी IMF प्रोग्राम, महंगाई, मईशत का मजीद बेहतर अंदाज में आगे जाना, इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ एक और जो मौजू हमारे पास बहुत अहम है, वो अहम है कि पूरे मुल्क के अंदर जो तलबा और तालबात हैं मेडिकल के अंदर, वो सरापा एहतजाज हैं। ये जो MD कैट का इम्तिहान है, तलबा और तालबात ने इसको मानने से इनकार कर दिया। वो तलबा और तालबात जो अपने अपने बोर्ड्स के अंदर जिन्होंने बहुत बेहतरीन और आला नंबर लिए, वो इस टेस्ट के अंदर फेल हो गए। फी स्टूडेंट 6,000 रुपए भी लिए जा रहे हैं। उसी के साथ साथ जो है वो 60 से ज्यादा इकसाम के इसके अंदर टेस्ट भी हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो इन टेस्ट का इनेकाद हो रहा है, लेकिन एक दिन नहीं, हर रोज किसी न किसी तलबा और तालिबात का इसके अंदर जो टेस्ट है वो किसी की डेट आज है, किसी की कल है, किसी की परसों है। और आपको ये भी बता दें कि इसके अंदर जो MD कैट है, जो कंपनी है जिसको ये ठेका दिया गया है, जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, उसको इससे पहले इसका कोई तजुर्बा भी नहीं है। और साथ ही साथ जो है वो मेडिकल कमीशन के खुद अपने जो मुजवजा कानून 2020 के जो शिक नंबर 18 है उसकी खिलाफ वर्जी भी की है, जिसमें कहा गया है कि तलबा से मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस का इम्तिहान एक दिन पर लिया जाएगा, लेकिन एक महीने से ज्यादा का अरसा हो गया है। MDC जो है वो जो MD कैट जो है वो टेस्ट अभी होना बाकी है और कुछ के हो चुके हैं, कुछ को कम वक्त मिला, किसी को ज्यादा वक्त मिल रहा है। लेकिन बात इसके अंदर यह है कि जो कंपनी जिसको ये ठेका दिया गया है उसका पहले से कोई तजुर्बा नहीं है। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। मईशत के हवाले से हमारे पास जो आदाद शुमार, डॉलर की फ्लाइट, महंगाई में तेजी, ये वो तमाम चीजें हैं जिसके ऊपर हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। इसके अंदर हमारे साथ बात करने के लिए और खास तौर के ऊपर ये भी आपको बता दें, जो बिजली और गैस की कीमतें हैं उसमें भी इजाफा हो रहा है और गैस की जो होशुबा कीमतें हैं उनमें मजीद आपको बिल्स नजर आएंगे। जो गैस धमाके होंगे बिल्स की सूरत में वो हमें नजर आएंगे, क्योंकि 35% जो गैस है वो महंगी करने की समरी जो है तवानाई कमेटी में पेश कर दी गई है। तो आइंदा आने वाले दिनों में गैस के बिल्स में भी इजाफा होगा। आज इस मौजू के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब। बहुत शुक्रिया सर, आप मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। इसी के साथ साथ मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे माहिर माशियात डॉक्टर फ़रूक सलीम साहब, तज्ज़ियाकार भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आप मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। डॉक्टर आबिद क़य्यूम साहब, ये जरा बताइएगा कि एक तो डॉलर की फ्लाइट बहुत तेजी से ऊपर जा रही है, डॉलर हमारे पास कंट्रोल में नहीं है। दूसरी चीज ये कि मजीद जो चैलेंजेस हैं IMF के अंदर आगे जाके, ये सब कुछ हो क्या रहा है, कैसे इसको कंट्रोल किया जाएगा? देखिए, डॉलर जो है, डॉलर तो इस वक्त चूंकि आपका फ्री मार्केट के साथ लिंक है, डिमांड एंड सप्लाई। अगर डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो अकॉर्डिंगली उसका रेट में इजाफा होगा, अगर सप्लाई जो है वो नायाब हो। और उसमें भी स्टेट बैंक ने मेरा ख्याल है कि 3-4 मौके ऐसे आए जिसमें कि स्टेट बैंक ने इंटरवीन किया, अपने रिजर्व डॉलर में से उन्होंने ओपन मार्केट में कुछ फॉरेन करेंसी को सेल किया ताकि एक बहुत ज्यादा आउट ऑफ रेंज ना हो जाए। लेकिन उनकी जो इंटरवेंशन थी बेसिकली वो थ्रेशोल्ड लिंक थी कि खास थ्रेशोल्ड से डॉलर को ऊपर ना जाने दिया जाए। और इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर जो इम्पोर्ट्स के बारे में तो बात होती रहती है कि जब आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इम्पोर्ट्स की मांग बढ़ गई, जो आपकी बरामदात और दरामदात था उनके दरमियान अदम तनासब पैदा हो गया, तो वो तो फैक्टर अपनी जगह। लेकिन दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो अफगानिस्तान की सिचुएशन भी है। जब अफगानिस्तान की जो रिजर्व डॉलर्स हैं, वो एसेट्स हैं, वो फ्रीज किए जा चुके हों और जब इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वो अफगानिस्तान के साथ बराह रास्त कोई कारोबार ना करना चाह रही होगी, तो फिर जाहिर है पाकिस्तान जो है पहले तो सिर्फ वीट प्रोवाइड किया करता था अफगानिस्तान को, अब डॉलर्स भी पाकिस्तान से नहीं, तो हम ये तवक्को रखें कि अफगानिस्तान की अगर डॉक्टर साहब यही सूरत हाल रही है तो क्या ये डॉलर जो है वो 200 तक चला जाएगा? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि डिमांड है और अगर डॉलर अफगानिस्तान जा रहा है यहाँ से, तो फिर हम तवक्को ये रखें कि क्या डॉलर जो है वो 200 की सतह को छू लेगा? देखिए, इस वक्त जो लेटेस्ट अगर आप देखें गवर्नमेंट के कुछ अनाउंसमेंट्स और जो कुछ पॉलिसी ऑप्शंस जिनकी तरफ गवर्नमेंट ने इंडिकेट किया है, स्पेशली जो लग्जरी आइटम्स पे रेगुलेटरी ड्यूटीज और जो कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट हैं गाड़ियों के, उन पे ड्यूटी में इजाफा, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्ट को कर्टेल करेगा। इसके साथ
जो एलसी खोलने के लिए 100% पेमेंट जमा कराना जो है वो लाजमी शर्त करार दे दी गई है। गाड़ियों की लीजिंग जो है उसके लिए नए रूल्स जो हैं बड़ी गाड़ियों के लिए वो आगे, तो थोड़ा सा वहाँ पे डिमांड कंट्रोल होगी। लेकिन अफगानिस्तान की सिचुएशन जो है बहरहाल वो पाकिस्तान की मुआशी जो सूरत हाल है और मुआशी इस्तेहकाम उस पर किसी न किसी तरीके से वो अफेक्ट करती ठीक है। रहेगी। डॉक्टर फरूक सलीम साहब, ये जो इक़दामात गवर्नमेंट उठा रही है, स्टेट बैंक ने जो इंटरवीन किया है, बजट में हमने सुना था कि जो 660 सीसी की गाड़ियां हैं, जो छोटी गाड़ियां हैं, यानी 1000 से पहले पहले तक की, गरीब इसे ले सकता है और उस पर कोई टैक्स भी स्लैश किया गया। अब बात यह कि जिस तरीके की पाबंदियां और जिस तरीके की इंटरवेंशन की गई है उसमें तो गरीब की तो ये सवारी भी गरीब से छिन गई है वैसे, क्योंकि बैंक से वो लीज कराने में रकम भी ज्यादा चाहिए, जो उसकी लीजिंग जो ईयर है वो भी कम हो गया, उसके अंदर जो फाइनेंशियल जो पर्सनल लोन्स हैं उसकी भी जो है वो ड्यूरेशन कम हो गई है। तो क्या आप समझते हैं कि ये तमाम इकदाम करने से आपकी डॉलर कंट्रोल में रहेगा, या फिर अफगानिस्तान में जो डिमांड, जिस तरह से डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलेरी साहब बता रहे हैं, अगर ये डिमांड है तो फिर क्या हमें 200 से छूता हुआ हमें नजर आता है? साहब, आपने तो बड़ी तेजी में कह दिया कि गरीब की गाड़ी। देखिए, 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं और सिर्फ 2 या 2.25 करोड़ कारें हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। आप समझिए कि तकरीबन 95% आबादी ऐसी है जिनका कारों के लेन देन से या खरीदो फरोख्त से कतई कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि बहुत सारे घराने ऐसे हैं जहाँ पे एक से ज्यादा गाड़ियां हैं। तो ये कह देना कि गरीब की गाड़ी, ये मैं समझ नहीं पाया हूँ फरीद साहब। जो गरीब है मैंने तो ये बात जो है, जो बजट में जो स्पीच थी, जो बजट में कही गई थी, मैंने तो उसी चीज को कहा है। वैसे तो अगर गरीब की आप बात करें तो वो एक साइकिल भी शायद लेने की जो है वो बसात ना रखता हो। देखिए, गरीब तो इस वक्त इन्वॉल्व है कि गंदम की क्या कीमत है, कितना आटा खरीद सकता हूँ, कितनी चीनी खरीद सकता हूँ। 3 या 4 बच्चे हैं घर पे, तनख्वाह जो है वो 22-23 हजार के ऊपर नहीं जा रही। दो धारी तलवार चल रही है, महंगाई होती चली जा रही है। देखिए, स्टेट बैंक मैं समझता हूँ इस वक्त बड़ी एक मुश्किल पोजीशन में है। 3 या 4 चीजें अगर आप गौर से देखें कि पाकिस्तान की मईशत में क्या हो रहा है। देखिए, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। कोई 85% पाकिस्तानी कहते हैं कि उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो महंगाई है, और दूसरे नंबर पे बेरोजगारी आती है। फिर इंपोर्ट जो है वो, मैंने तो अपनी जिंदगी में पाकिस्तान की जो माशी तारीख है 74 साल की, उसमें कोई महाना बेसिस पे कभी 6.25 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स नहीं देखी थी। अभी जो डॉक्टर साहब बता रहे थे डिमांड और सप्लाई, वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। जो डिमांड है हमारे यहाँ डॉलर्स की, वो हमारी इंपोर्ट्स होती हैं, और जो हमारी सप्लाई है डॉलर्स की वो एक्सपोर्ट्स होती हैं, या फिर हमें जो रिमिटेंसेस बाहर से मिलती हैं। तो इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि करेंसी इज लाइक अ कमोडिटी, जैसे अजनास का आइटम है। आप अगर किसी शहर में रह रहे हैं, वहां पे गंदम की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ जाती है, सप्लाई कम रहती है, तो जाहिर बात है कि गंदम की कीमत बढ़ जाएगी, कीमत बढ़ जाएगी। तो वही यहाँ हो। मैं अफगानिस्तान वाला मामला जो है वो ओपन मार्केट तक तो ठीक है, लेकिन अब पाकिस्तान की जो टोटल मार्केट है डॉलर्स की, कोई 70 अरब डॉलर की हम इंपोर्ट कर डालते हैं, कोई 30 अरब की एक्सपोर्ट है, तो 100 अरब डॉलर का यहाँ पे डॉलर्स के अंदर कारोबार हो रहा है। और मुझे मनी चेंजर्स ये बताते हैं कि 7 से 10 मिलियन डॉलर कहीं रोजाना का जो है वो अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है। तो इंटरबैंक मार्केट में तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, वहां पे तो रेट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो अपना रोल प्ले कर रही है। लेकिन बात यह है कि शहबाज राणा साहब की जो रिपोर्ट आई उसमें उन्होंने कहा कि 1.2 अरब डॉलर स्टेट बैंक ने मार्केट में फेंके हैं डॉलर को कंट्रोल करने के लिए। अब इसमें हैं, एक तो फरीद साहब ये है कि जो डॉलर, लेकिन इन इकदाम से क्या डॉलर कंट्रोल हो सकेगा? मैं एक बड़ा शॉर्ट आंसर चाह रहा हूं, फिर मैंने एक ब्रेक लेनी है। क्या डॉलर कंट्रोल हो पाएगा डॉक्टर साहब? शॉर्ट टर्म में कोशिश जरूर है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में कंट्रोल नहीं हो पाए। ठीक है, मैंने एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जरा आते हैं तो इसके ऊपर जरा बात करेंगे कि मजीद गैस जो महंगी है करने का जो प्लान है, आगे आने वाले दिनों में वो भी महंगा हो जाएगा, कमोडिटीज और महंगी हो जाएंगी, तो आखिर होगा क्या? एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलेरी साहब, 2-3 चीज़ें जो आवाम जिन्हें जानना चाहते हैं, और चूंकि इन तमाम चीज़ों के अंदर कुछ पॉलिसी मैटर्स होते हैं, लेकिन आप अगर आसान अल्फाज में हमें बता दें
कि ये जो गैस है, क्या ज़रूरी था कि गैस में 35% इजाफे की समरी भेजी जाए? क्या ज़रूरी था कि पेट्रोलियम मसनूआत दुनिया में महंगी ना हो, लेकिन यहाँ पे पीडीएल की मद में उस पर हम जो है पेट्रोल को जो है वो महंगा करते हैं? ये नीचे कब आएंगे डॉक्टर साहब? कुछ आवाम को फ़ायदा मिलेगा या फिर महंगाई का बोझ डालते ही रहेंगे आवाम के ऊपर हुकूमत? देखिए फरीद, इसमें ये बात तो की जा सकती है कि जो लाइफ लाइन कंज्यूमर्स हैं उनको इन कीमतों के इजाफे से इस्तिस्ना दे के उनके लिए ज़िंदगी आसान बनाने की कोशिश की जाए। लेकिन इस वक्त अगर आप आलमी मंडी में देखें तो आलमी मंडी में एनर्जी प्राइसेस एक रिकॉर्ड अपर लेवल जो है उसको छू रही हैं। अगर आप यूरोप को देखें तो यूरोप में इस वक्त एनर्जी का शदीद क्राइसिस जो है वो आया पड़ा, और उसकी वजह यह है कि गैस की कीमतें जो हैं वो बहुत बढ़ गई। दो फैक्टर इसमें बयान होते हैं। एक तो रशिया की जो गैस प्रॉम है उसकी सप्लाई मुतासर हुई है हालिया साइबेरिया में लगने वाली आग और दूसरे फैक्टर्स की वजह से, और दूसरा नॉर्वे की जो गैस थी उसकी सप्लाई बहुत मुतासर हुई। तो इसके नतीजे में बल्कि अगर आप इंग्लैंड में देखें तो वहाँ पर तो छोटी जो गैस प्रोड्यूसर कंपनी थी बहुत सी बैंकरप्ट हो गई, और अब उनके सार्फिन जो हैं वो बड़ी कंपनीज को मुंतकिल होना चाह रहे हैं जो कि हुकूमत से बेल आउट पैकेज मांग रही है कि वो उन सार्फिन को नहीं अफोर्ड कर सकेंगे। यानी हम डॉक्टर साहब हम ये समझे कि सर्दियां आने वाली हैं तो सर्दियों में गैस जैसी कमोडिटी भी हम इस्तेमाल ना करें। जी बिल्कुल, देखिए $27-28 MMBTU जब गैस आपको स्पॉट पे मिलेगी, हाँ। और उसकी वजह से हो सकता है कि आपके पास का जो फिक्स्ड तो डॉक्टर साहब फिर करें क्या? अगर सर्दियों में गैस ना इस्तेमाल करें तो फिर क्या करें? उसमें फिर देखिए उसमें फिर आप बिजली पे जो हुकूमत फार्मूला देगी कि आप अगर प्रोग्रेसिव बेसिस पे बिजली ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और उस पे डिस्काउंट मिलता है तो फिर अब बिजली की तरफ जाना पड़ेगा। तो गैस बिजली की भी तो बिल तो डॉक्टर साहब बड़ी हैवी हेफ्टी बिजली के बिल आते हैं। कम से कम इन सर्दियों में तो गैस आपको सस्ती नहीं मिलेगी। चले जो हमारे लॉन्ग टर्म सौदे हैं वो तो आपको तकरीबन $10 तक मिल जाएंगे, लेकिन जो स्पॉट पे लेते हैं तकरीबन 4 कार्गोज महीना पाकिस्तान को लेना पड़ते हैं, तो वो तो आपको $27-28 MMBTU से नीचे नहीं मिलेंगे। ये इस वक्त ग्लोबल ट्रेंड है। ठीक है, यानी कि ये जहन हम बना लें कि मिल जाए तो बड़ी बात है, लेकिन जो मिलेगी तो वो सस्ती नहीं होगी। डॉक्टर फरूख सलीम साहब, ये जो गैस अगर महंगी हो जाएगी ये तो बड़ा इम्पैक्ट है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा वैसे आम आदमी के ऊपर? असरात क्या मुरतब होंगे और कब तक इसके असरात आएंगे? देखिए, पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो गैस का सेक्टर है उसमें इस्लाहात का जो वादा किया गया था उसके ऊपर कोई कदम नहीं उठाया गया। ठीक, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी मईशत जो बड़े बड़े 4 या 5 कार्टेल्स हैं, जिसमें खाद का भी, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का भी एक कार्टेल बना हुआ है, उन्होंने यरगमाल बना रखा है पूरी मईशत को। देखिए, इस वक्त जो विफाकी हुकूमत है वो तकरीबन 150 अरब रुपए की सालाना सब्सिडी दे रही है खाद की इंडस्ट्री को। जो आपको घर में 400 या 500 रुपए का यूनिट मिलता है गैस का, वो उनको 80-90 रुपए में दिया जाता है। तो एक वो जो रैशनलाइजेशन करना था कि आपने सोचना है कि ये गैस की इंडस्ट्री को जो आप सब्सिडी दे रहे हैं, क्या वो फार्मर तक, किसान तक पहुंच रहा है, या वो जो गैस जो फर्टिलाइजर के मालकान है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के, वो अपनी जेब में लेकिन सर मुझे ये बता दे बोझ कितना पड़ जाएगा घरेलू सार्फिन के ऊपर? ये बोझ कितना पड़ जाएगा एक तनख्वाहदार दिहाड़ीदार के ऊपर? बोझ कितना पड़ेगा? चले अगर आमदनी बढ़ गई है, दिहाड़ी भी बढ़ गई है अकॉर्डिंग टू दी गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स, तो उसके ऊपर उसमें गैस की मद में आप कितना देना पड़ेगा उसे? देखिए, एक तो आमदन तकरीबन वर्ल्ड बैंक का डेटा जो है वो बताता है कि पिछले साल 12% आमदन गिरी है औसतन एक पाकिस्तानी की। तो वो जो जिक्र किया जा रहा है कि 75% पाकिस्तानियों की आमदन बढ़ गई है, वो मालूम नहीं कि किस सर्वे के बेस के ऊपर कहा जा रहा है। उसको वाकई में कोई सर्वे किया गया है या हवाई फिगर है कोई। देखिए, अभी जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की 16 सितंबर की जो मैं रिपोर्ट देख रहा था, उसमें जो बोझ है पाकिस्तानियों के ऊपर वो बढ़ता ही चला जा रहा है। उसमें हुकूमत खुद कह रही है कि बिजली की कीमत कोई 57% बढ़ी है, घी 40% ऊपर है, मुर्गी 36%, मिर्चें 35%, अंडे 27%। ये हुकूमत के दादोशुमार है और सिर्फ एक साल की बात हो रही है। और ये उस साल की बात हो रही है जहाँ पे हुकूमत के वज़रा हमें बता रहे हैं कि ये खुशहाली का साल था, यानी कि जो खुशहाली का साल है उसमें बिजली की कीमत जो है वो 7% बढ़ गई। ठीक, अब ये जो आप जिक्र कर रहे थे कि रुपया इतनी तेजी से गिर रहा है, उसका जो तूफान एक महंगाई का नया आने वाला है,
मुझे खदशा ये है कि उसमें तो फिर आपका पेट्रोल, डीजल, गंदम, चीनी, कपास, खाद, मशीनरी, लोहा, चाय, ठीक मिर्चें, ये सब इंपोर्ट करते हैं, ये सब चीजें बढ़ जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फरोज सलीम साहब, थैंक यू सो मच। डॉक्टर आबिद तय्यब सुलेरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद तो हम यही कर रहे हैं कि ये मईशत बेहतरी की जानिब गामजन हो, लेकिन मईशत की तबाही की तमाम जिम्मेदारी अगर गुज़िश्ता की हुकूमतों पर डाल दी जाए तो ये भी ठीक नहीं, लेकिन गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज़ को, अपनी जो स्ट्रैटेजीज है उनको भी ठीक करना पड़ेगा ताकि आम आदमी के ऊपर बोझ ज़्यादा ना पड़ सके, उतना बोझ डाला जाए जितना वो बर्दाश्त भी कर सके। नाज़रीन, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम आपको लिए चलेंगे डी चौक, और हम खुद जाएंगे डी चौक, जहां पे मुल्क भर से तलबा और तालबात जो मेडिकल डेंटल एडमिशन जो टेस्ट हैं, जो एमडी कैट जिसे कहा जाता है, उसके इनेकाद के हवाले से सरापा एहतजाज हैं। डी चौक पे एहतजाज कर रहे हैं, धरना दिया हुआ है उन्होंने, और हुकूमत से इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि ये जो एमडी कैट का जो टेस्ट है, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जिसका इनेकाद करवा रहा है, इस पर नजर सानी की जाए, इसमें शफाफियत लाई जाए, और मुल्क के मुस्तकबिल और मुल्क के जो मेमार हैं, जो मसीहाई की तरफ जाना चाहते हैं, उनके मुस्तकबिल को तबाह होने से बचाया जाए। आपको लिए चलेंगे डी चौक एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। नाज़रीन, खुशामदीद आपको कहेंगे एक बार फिर अपने इस प्रोग्राम के अंदर। और आज हमने जैसे अपने इंट्रो के अंदर बताया, इब्तिदा के अंदर, कि मेडिकल कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है। मुल्क भर के तलबा और तालबात जो है वो अपने हक के लिए और टेस्टिंग को शफाफ बनाने के लिए इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं। ये वो डी चौक है जहां पे खान साहब ने 126 दिन यहां पे धरना दिया। अगर मेरे अकब में देखें तो रास्ता प्रेसिडेंट हाउस जाता है, यही रास्ता जो है वो नेशनल असेंबली सेनेट जाता है, यही रास्ता जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाता है। सवाल यहाँ पे ये बहुत सारे पैदा होते हैं, जो तलबा और तलबात यहाँ पे सरापा एहतजाज हैं कि एक ऐसी कंपनी को टेस्टिंग का ठेका दे दिया गया जिसको टेस्टिंग के अंदर किसी किस्म का कोई तजुर्बा नहीं है, इसके अंदर इस टेस्टिंग को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, जो टॉपर्स हैं वो फेल कर दिए गए हैं। और जबकि ये कहा गया है और ये बताया गया था कि इसके अंदर जो कंपनी है उसके अपने खुद आइन में, कानून में लिखा हुआ है कि वो एक ही दिन टेस्टिंग होगी, लेकिन पूरे मुल्क के अंदर जो है वो टेस्टिंग को मरहलावार कर दिया गया है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर वो तलबा जो मुल्क का मुस्तकबिल हैं, जिन्हें डॉक्टर्स बनना है, जिन्होंने इस मुल्क के अंदर मरीजों की खिदमत करनी है, जिन्होंने अपना किरदार अदा करना है, वो आज सड़कों पर सरापा एहतजाज हैं। इन तलबा और तालबात के ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है। कोयटा की अगर हम बात देखें तो वहां पे गिरफ्तारियां की जाती हैं। तलबा और तालबात अगर किसी मुल्क के अंदर उन पर लाठी चार्ज हो, उनको गिरफ्तार किया जाए, और खास तौर पे वो तलबा और तालबात जिन्होंने मेडिकल के शोबे में अपने मुल्क की खिदमत करनी है, अगर आज वो सरापा एहतजाज है, तो फिर मुल्क में इन तलबा और तालबात का, मुस्तकबिल के मेमारों का, मेडिकल कॉलेजेस का, डेंटल कॉलेजेस का मुस्तकबिल क्या होगा, ये हम और आप बखूबी जान सकते हैं। मेरे साथ यहाँ पे दाएं बाएं मेरे अकब ये सब वो तलबा और तालबात हैं जिन्होंने जो इस मेडिकल जो डेंटल कॉलेजेस के टेस्ट के लिए जो टेस्टिंग का मसला है उस पर सरापा एहतजाज है। इसके ऊपर एक और आप और भी बात करेंगे, और खास तौर के ऊपर ये भी इस चीज के अंदर है कि जो इसका कंपनी रजिस्टर्ड होती है, इसको मिलियंस ऑफ रुपीस दे दिए जाते हैं, इसके पास तजुर्बा कोई नहीं है। हम बात करते हैं, मेरे साथ यहाँ बात करने के लिए तलबा भी मौजूद हैं, तालिबात भी मौजूद है। मैं बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा कहाँ सर आए हैं यहाँ पर? मुझे पता चला है कि आप टॉपर हैं और आपको फेल कर दिया गया। जी बिल्कुल, मेरा नाम शरीफुल्लाह है और मैं डी खान बोर्ड से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने मैट्रिक में और एफएससी में अपने बोर्ड में पोजीशंस लिए हैं, लेकिन जब हमने एमडीकेट में अपेयर हुए हैं तो उन लोगों ने हमें फेल किया हुआ है। यहाँ तक कि हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी, हमारी एक्सपेक्टेशन तकरीबन 170-180 होती है, लेकिन जब हम टेस्ट को बहुत अच्छी तरीके से सबमिट कर लेते हैं, लेकिन जब बाहर आते हैं और आधे घंटे के बाद रिजल्ट आते हैं तो बिल्कुल वो देखने काबिल ही नहीं होता। मतलब वो 100 होता है या 105 होता है, तो मतलब है कि उन्होंने इन शॉर्ट ये कि उन्होंने हमें फेल कर दिया हुआ है। जी, तो आप मुझे बताइएगा कि इससे पहले तक का जो निज़ाम था उससे मुतमईन थे? जब पहले निज़ाम था, जो पहले सिस्टम चलता था? बिल्कुल, उससे हम 100% बिल्कुल मुतमईन है। वो फिजिकल एग्जाम था, एक ही दिन पर पूरे मुल्क में जो है एक ही टेस्ट कंडक्ट किया जाता था, और सब स्टूडेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पर सबका जो उनका इंटेलिजेंस लेवल है वो चेक किया जाता है। अभी जो है 62 टेस्ट कर रहे हैं, हर स्टूडेंट को अलग टेस्ट मिल रहा है, तो ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके आप उनको जो है यूनिफॉर्म उनके आप इंटेलिजेंस चेक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मुझे आप बताइए आप कहाँ से हैं जनाब? मैं वाकन टेक्सला इधर का ही हूँ, रिहायशी। और निज़ाम की आपने बात की, निज़ाम की बात थोड़ी पीछे से शुरू होती है।
पहले हमें दिया जाता था 3.5 महीने का टाइम। ठीक। उसके बाद इस टाइम इन्होंने सिर्फ 1 मंथ का टाइम दिया हमें। ठीक है। उसके बाद 64 टेस्ट रखे, इंक्लूडिंग 8 बुक्स। 8 बुक्स हम 1 मंथ में तैयार करेंगे हर बोर्ड की, और कहीं से भी टेस्ट आ सकता है। ये सब अच्छा, हर बोर्ड की किताब उसके अंदर हर बोर्ड की, कोई इन्होंने मेंशन नहीं किया आपने पीटीबी से करनी है, एनबीएफ से करनी है, कोई मेंशन नहीं है। उसके बाद जब टेस्ट आता है, रिपीटर्स भी थे, उन्होंने 3-3 बुक्स भी की, मैं मानता हूँ हम तो फ्रेशर थे, लेकिन फिर भी आउट ऑफ सिलेबस तो हमें पता था ना, चले आपने इतनी बुक्स दे दी, आप कॉन्स्ट्रक्ट से जब आप बाहर जाएंगे तो वो भी तो एक गलत बात है। उसके बाद भी टेस्ट अच्छा होता है, चले 10, 15, 20, 25 एमसीक्यूज आउट ऑफ सिलेबस आते हैं, बाकी हमें आते थे, उनमें तो मार्क्स आने चाहिए थे, उनमें भी मार्क्स नहीं आए और हम फेल होते हैं। ये तो सारा निज़ाम ही ख़राब है ना, ये तो मतलब मुकम्मल करप्शन है। ये तो फिर क्या पता, अगर आपने किसी को पास नहीं करना तो सीट्स आप बेच रहे हैं। उनको Admission- पास नहीं करना तो पास आप देते रहें, टेस्ट में जो है आप फेल होते रहेंगे, जिन्होंने पास होना है वो पास वैसे ही हो जाएंगे। बेटा आप बताओ कहाँ से आप आए हो? डॉक्टर बनने का ख्वाब आपके वालिदैन की आंखों में ये ख्वाब लेकर, और आज आप सड़कों के ऊपर एहतजाज कर रहे हो। मैं सरगोदा से आई हूँ और मेरे फेडरल बोर्ड में 1070 मार्क्स हैं मैट्रिक में। और यहाँ पर जो बेसिकली हम आए हैं, हम एक ही अपनी डिमांड लेकर आए हैं कि हमें रिकंडक्ट चाहिए। और ये कोई ऐसी हवाई डिमांड नहीं है, पहले भी ये डिमांड हुई है, पूरी हुई है, और हमारे पास वैलिड पॉइंट्स हैं। हम प्रेसिडेंट के पास गए, प्रेसिडेंट पीएमसी के पास, बहुत वैलिड पॉइंट्स रखे हैं, उन्होंने हमारे सारे पॉइंट्स सुने हैं और किसी पॉइंट को डिनाई नहीं किया, क्योंकि पॉइंट्स इतने वैलिड हैं, डिनाई किए जा नहीं सकते। हमारी डिमांड रिकंडक्ट वाली तो वो उस टाइम भी ऐसे सुन नहीं रहे थे। आपने टेस्ट अपियर हुई है इसमें? जी बिल्कुल। क्या हुआ, क्लियर हुई? जैसे सारे बोर्ड के टॉपर्स फेल है, वैसे मैं भी फेल हूँ। तो बोर्ड में तो आपने टॉप किया और यहाँ पे आपको फेल कर दिया गया। क्योंकि यहाँ पर सिस्टम करप्ट है ना, जब सिस्टम करप्ट हो जाए तो ये स्टूडेंट्स का फॉल्ट नहीं, ये सिस्टम का फॉल्ट हो गया। अगर 2-3 स्टूडेंट्स फेल होते तो कहते स्टूडेंट्स का फॉल्ट है, अगर 1000 बच्चे फेल हो रहे हैं तो ये स्टूडेंट्स का नहीं, सिस्टम का फॉल्ट है। ठीक है बेटा, आप बताएं कहाँ से आए? मैं भी इसी पिंडी से आई हूँ और मैंने फेडरल बोर्ड से अपनी मैट्रिक की है। 95% आया मेरे मैट्रिक में। और जब मैं एमडी कैट के एग्जाम में अपीयर हुई हूँ तो मुझे इंटरमीडिएट में आपके क्या मार्क्स? इंटरमीडिएट में इंशाल्लाह मेरा कल रिजल्ट आएगा। ठीक है। ठीक। और जब मैं एमडी कैट के एग्जाम में अपीयर हुई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टेस्ट अच्छा हुआ था। और जब मैं घर आके आधे घंटे बाद रिजल्ट देखती हूँ तो मैं फेल हूँ। हाउ इज दैट पॉसिबल? रिपीटर्स फेल है, 80 से 85% बच्चे फेल है, सिर्फ 15 to 20% रेशियो जो कि पास है। और वो पास बच्चे कौन से जिन्होंने मैट्रिक में या इंटरमीडिएट में 800 या 900 मार्क्स नहीं है, वो कैसे पास होते हैं? और जो बोर्ड के टॉपर्स है वो फेल हो रहे हैं। सिंपली मतलब ये कि इनका सिस्टम फॉल्ट है, इनकी कीज में इशू है, इनके क्वेश्चन आंसर्स की स्टेटमेंट में इशू है, इनके एमसीक्यूज की कोई क्वालिटी आपको कोई दिया जा रहा है, आंसर शीट दी जा रही है आपको कोई? नहीं, बिल्कुल कोई आंसर शीट नहीं दी जा रही, क्योंकि ऑनलाइन है, टैबलेट में है। इवन ये है कि अगर आपने क्वेश्चन स्किप किए तो उनके सिस्टम में इतना फॉल्ट है कि कहा जा रहा है अगर आपने क्वेश्चन स्किप किए, सपोज आपको नहीं आता, आप बाद में करना चाहते हो, तो उसको उन्होंने सबमिट कर लिया कंप्यूटर ने खुद, हमने कोई ऑप्शन नहीं लगाई, उसको आपके इनकरेक्ट क्वेश्चंस में शामिल कर दिया गया। इतना फॉल्ट है इनके सिस्टम में, हम कहाँ जाएं? ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। अगर एक टेस्टिंग एंड वैल्यूएशन कंपनीज के पास एक्सपीरियंस होता है, लेकिन मजेदार बात ये है और अलमिया ये है, यानी ये मैं तंजिया कह रहा हूं कि मजेदार बात है कि यहाँ पे उस कंपनी को कोई तजुर्बा ही नहीं है इससे पहले किसी भी किस्म की टेस्टिंग का, और उसको ये टेस्टिंग की जिम्मेदारी मुल्क के मुस्तकबिल के मेहमारों की जो अपनी आंखों में डॉक्टर बनने के ख्वाब सजाए टेस्ट में अपियर हो रहे हैं, टॉपर्स फेल हो रहे हैं इस सिस्टम में, इस टेस्टिंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर। पेरेंट्स से बात करते हैं, वो भी यहाँ पे अपने बच्चों के साथ सरापा एहतजाज हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा, बड़े आपने ख्वाब सजाए हैं अपनी आंखों में अपने बच्चियों के लिए कि वो यहाँ पे डॉक्टर्स बनेंगे, आज आप यहाँ पे सरापा एहतजाज हैं। जगह आपको तो याद होगी कि बिल्कुल यहाँ पे 126 दिन धरना दिया गया था। यस, ये हम ही लोग थे जो इस धरने में आते थे और इमरान खान को हमने वजीर आजम बनाया तब्दीली के लिए, चेंज के लिए। ये चेंज आया। मेरी बच्ची जो पूरी इस्लामाबाद के सब स्कूल्स में उसने टॉप किया, 96% उसने नंबर लिए। और उनके साथ ये पीएमसी ने जब नया इस साल ये रूल बनाया है कि जी एक डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स 62 क्वेश्चन पेपर्स बनाए हैं, जबकि इससे पहले फिजिकली होता था। वो कोरोना का ऐसे एक बहाना बना के, ड्रामा लगा के, जबकि ऑलरेडी सब स्टूडेंट जो है वैक्सीनेटेड हैं, इनको पता है, इनको शऊर है, ये प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं, इनके लिए जी ये कोविड है, ये है, वो है। तो इन्होंने ये डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स बनाए और डिफरेंट लैब, एक ही लैब जो इन्होंने खुद ही रातों रात इजाद की, उनको ठेका दिया और जनाब वो इनके पेपर्स ले रहे हैं। कोई की तजुर्बा भी तो नहीं है इनके पास, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। 8 तारीख को तो कंपनी लॉन्च हुई, 8 सितंबर को, और 5 को इनका इन्होंने ठेका दिया है और 8 को वो बन गई कंपनी बच्चों हमारों के पेपर लेने के लिए। तो जो भी बच्चे पेपर देते हैं, आते हैं, मामा अच्छा हुआ है, लेकिन जब रिजल्ट है तो फेल है। ठीक है, मैं एक और पेरेंट मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे बताइएगा कि यहाँ पे जो टेस्ट दे रहे हैं आपके बच्चे, अगर वो उसमें फेल भी हो रहे हैं, क्या दोबारा रीअटेम्प्ट करने को वो ऑप्शन दे रहे हैं?
फिलहाल तो कोई क्लियर बात नहीं हो रही है, लेकिन मेन बेसिक डिमांड भी यही है कि भाई इसको दोबारा कर लें। मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन कराता हूँ। मैं डॉक्टर हारून हूँ, मैं क्वालिफाइड डेंटल सर्जन हूँ। ये मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ये लोग कहते हैं कि यहाँ पे सारे बेकार लोग आगे इकट्ठे होते हैं जो फेल होते हैं। मेरे डॉक्टर, मेरे 4 भाई डॉक्टर, मेरा बेटा डॉक्टर, मेरी बेटी डॉक्टर। अभी जब जिसके लिए मैं आया हूँ, मेरा लास्ट बच्चा है वो इधर, उसने 1100 मार्क्स में 1048 शायद, अगर मैं 48 मार्क्स लिए। तो जो निजाम और सिस्टम चल रहा है उसके अंदर बच्चा आपका कामयाब होता नजर आता है आपको? अभी फॉर द फर्स्ट टाइम ये हमारी ऑब्स्ट्रक्शन आई है, वरना तो मैंने आपको कहा है कि मेरी सारी फैमिली डॉक्टर्स हैं। हमें वी आर फेसिंग फॉर द फर्स्ट टाइम दिस हर्डल कि भाई, और हमें समझ भी नहीं आ रहा है कि बच्चे ने एफएससी में 1048 मार्क्स लिए हैं और इस 2-3 नंबर उन्होंने उसको वो कर दिया है। दिस इज माई फर्स्ट चाइल्ड, वो जो जिसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सकेगा, वो बाकायदा उन्होंने बंद कर दिया है। मतलब हम किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं, किसी मेडिकल कॉलेज में। आपके पास इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं है, कहीं पे भी किसी ऑप्शन को छोड़ा नहीं और एक ऐसा निजाम मुसल्लत कर दिया गया है जहां पे आप कुछ कर ही नहीं सकते, अपने ख्वाब आंखों में ही सजाए रहें। उस पेरेंट्स के लिए जिसकी पूरी फैमिली हिस्ट्री उसके अंदर है और देखिए आपकी तो पूरी हिस्ट्री है, पूरे फैमिली है, लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन अगर उनके अंदर टैलेंट है तो जरूरी नहीं है कि अगर डॉक्टर उनके अंदर हो तो वो डॉक्टर नहीं बन सकते। लेकिन अगर यहाँ पे ख्वाब वालिदैन की आंखों में, ये ख्वाब अगर जो है वो बच्चों की आंखों में, तो ये ख्वाब तो ख्वाब ही रह गया। मैं एक और मेरे साथ चौर साहब, इनसे मैं जरा बात करता हूँ। सर मुझे बताइएगा कि क्या चल रहा है वैसे, आखिर ये सब क्या है? ये जी, मेरा एक क्वेश्चन है इस पीएमसी के निज़ाम से कि नंबर 1, एक स्टूडेंट को एक दिन मिलता है तैयारी के लिए, एक स्टूडेंट को पूरा महीना मिल जाता है, तो किसकी तैयारी बेहतर होगी? उसको जिसको 1 मंथ मिला है उसकी तैयारी बेहतर होगी, वो प्रोडिक्ट कर लेगा चीज़ें, तो ये नाइंसाफ़ी है। दूसरी बात ये है कि मैं प्रोफेसर भी हूँ और मेरी बेटी ने भी एग्ज़ाम दिया है, उसके मैट्रिक में 1062 मार्क्स हैं और मेरी आंखों के सामने, मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, ठीक है, मैं तकरीबन 300 स्टूडेंट्स को मैंने तैयारी करवाई है एंट्री टेस्ट। मुझे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है कि मेरी बेटी ने 20 दिन रात एक करके उसने तैयारी की है। क्या रिजल्ट आया? उसके 126 मार्क्स आए और साथ इस टेस्ट में फेल है। एंड शी वाज सो डिप्रेस्ड और उसने अब नम्स का टेस्ट देना था, वो उसकी भी तैयारी नहीं कर रही, कहती है निज़ाम ही नहीं है ठीक। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है जहां पे जितनी भी लोगों से मैंने बात की है, ये सारे अपने अपने बोर्ड्स के अंदर जो है वो आला नंबरों के साथ जो है वो उन्होंने, जिसे कहते हैं दे पास विद फ्लाइंग कलर्स, लेकिन जब यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं तो वो फ्लाइंग कलर्स जो हैं वो डाइंग कलर्स में उनका जो है वो तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं और ख्वाब चिकनाचूर होते हुए इन तलबा के नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। स्टूडेंट एक्टिविस्ट इरफान यूसुफ मेरे साथ मौजूद है, इनसे जरा बात करता हूं मैं। आप इस पूरे स्टूडेंट को लीड भी कर रहे हैं, इस एक्टिविज्म के अंदर भी हैं और ये मुतालबात भी कर रहे हैं। ये मुतालबात आपके अगर नहीं होते तो क्या करेंगे अगर नहीं माने जाते? बड़ी वाज़ेह बात है, हम अपना हक लिए बगैर यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। हमने पिछले 3-4 दिन से यहाँ पर जो जिद्दोजहद की है, इसलिए नहीं की कि हम यहाँ से ऐसे ही चले जाएं। इमरान खान साहब को हमारे मुतालबात को मानना पड़ेगा और अगर ये मुतालबात नहीं मानते तो फिर पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स इंशाल्लाह गवर्नर हाउसेस के बाहर और वजीर आजम हाउस के बाहर पहुंच जाएंगे। तो ये कंपनी के हवाले से जो चीजें सारी की सारी हैं, ये कोई आप समझते हैं कि इसमें कोई नजरसानी होगी? तो एक बात बताऊं, इनकी क्रेडिबिलिटी, ये जो MCQs, इनका जो क्वेश्चन बैंक है वो लीक हो चुका है। इनके जो क्वेश्चन MCQs हैं वो लीक हैं, वो स्टूडेंट्स के पास हैं। क्या इनकी क्रेडिबिलिटी है? ये क्या टेस्ट ले रहे हैं? तो हम इसकी पूरे इस फ्रॉड को रिजेक्ट करते हैं और हम MD कैट को रिकंडक्ट करने का मुतालबा करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल यहाँ पे ये नाजरीन जिस तरीके से यहाँ पे सरापा एहतजाज तलबा और तालबात भी हैं और अपने मुतालबात को पूरे हुए बगैर, ये कोई नाजायज मुतालबा नहीं है, ये कोई सियासी मुतालबा नहीं है, ये कोई फेल्ड स्टूडेंट्स का मुतालबा नहीं है। हाँ, जो कंपनी टेस्ट ले रही है उसका चूंकि तजुर्बा नहीं है, जो कंपनी टेस्ट ले रही है वो कंपनी बनती बाद में है, ठेका उसको पहले मिल जाता है। ये ऐसी कंपनी है जिसके अंदर जो है वो इल्जाम उस पर यही है कि ये जो तरीकाकार इख्तियार कर रहे हैं उसमें ये अपनों को नवाजने और करप्शन का दरवाजा, एक बहुत बड़ा दरवाजा खोलने के लिए इन्होंने ये काम उठाया है। लेकिन जितने भी तलबा और तालबात यहाँ पर है जिनसे हमारी बात हुई, वो सारे अपने अपने बोर्ड्स के अंदर आला नंबरों से पास हुए, लेकिन जब वो इस टेस्ट में अपियर हुए हैं तो उनको फेल करार दिया गया। उनका सबका ये मुतालबा है कि इसके ऊपर नजरसानी की जाए और नजरसानी होनी चाहिए।
इसलिए भी क्योंकि यह मुल्क का मुस्तकबिल है, मुल्क के मेहमान हैं, मसीहाई के शोबे से वाबस्ता होना चाहते हैं। और अगर नाजरीन मसीहा ना हो और अगर मसीहाई हमारे मुल्क में ना हो और अगर ये टैलेंट मुल्क से बाहर जाना शुरू हो जाए तो फिर इस मुल्क में मसीहाई का किरदार अदा कौन करेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब इस चीज का नोटिस लें और इस चीज के ऊपर तवज्जो दें कि ये तलबा और तालबात मेहनत करके आए हैं, इनकी मेहनत को जाया ना होने दें। फरीद रईस को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।